दो पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है इकोसिस्टम को बेसिकली, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक क्या होती हैं, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे कि वाटर है, सॉइल है, सनलाइट है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, ये सब किसके अंदर में आती हैं, एबायोटिक के अंदर में आती हैं। ठीक है, उसके बाद बायोटिक के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। बायोटिक को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मीन्स जो खुद अपना प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो प्रोड्यूसर होते हैं उन्हें ऑटोट्रोपिक भी बोला जाता है। ठीक है, कौन होते हैं ऑटोट्रोपिक? प्लांट्स होते हैं ज़्यादातर, जो अपना खाना क्या होते हैं, खुद सनलाइट की, वाटर की हेल्प से और क्लोरोफिल की हेल्प से क्या करते हैं, खुद ही बना लेते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्लांट्स के अलावा दूसरा कौन है जो अपना खाना बना सकते हैं? कुछ बैक्टीरिया होते हैं, मैंने बताया था, क्या बोलते हैं उसको, साइनोबैक्टीरिया, एक नाम बताया था मैंने शायद। उसको क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी? क्योंकि ब्लू मीन्स वो वाटर में पाया जाता है, ठीक है, और ग्रीन्स मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल वाली क्वालिटी भी रहती है, और इसीलिए वो अपना खाना क्या होता है, खुद बना सकता है। ठीक है, वो भी प्रोड्यूसर के अंडर में आता है। फिर बात करते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर मीन्स जो इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। जो प्रोड्यूसर ने चीज़ें बनाई है उनको कंज्यूम करने वालों को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। कंज्यूमर फिर 3 पार्ट में होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हर्बीवोरस वो जो सिर्फ प्रोड्यूसर को खाते हैं, मीन्स जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं। जैसे कि गाय वगैरह या जो भी चीज़ें हैं, जो ऐसे जानवर हैं जो सिर्फ किसको खाएंगे, हर्बीवोरस को या ग्रीन प्लांट्स को खाएंगे, जो सिर्फ प्रोड्यूसर को खाएंगे उनको क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं। उसके बाद कार्निवोरस, जो सिर्फ क्या खाते हैं, मीट खाते हैं। ठीक है, कुछ जानवर हैं जो सिर्फ मीट ही खाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, कार्निवोरस बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस जैसे वर्ड यूज़ करते हैं ना, ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह प्रेजेंट हो, वैसे ही ओमनीवोरस जो दोनों चीज़ें खा लेंगे। जब जो जैसा मिल गया वो खा लिया, वेज मिल गया वेज खा लिया, नॉन वेज मिल गया नॉन वेज खा लिया। ठीक है, फिर बात करते हैं डीकम्पोजर्स। इनका होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो भी वेस्ट हैं उन सबको क्या करते हैं, वो डीकम्पोज करते हैं। ठीक है, डीकम्पोज करना मतलब ख़त्म करना धीरे धीरे। ठीक है, डीकम्पोजर्स को सेप्रोट्रोफिक भी बोला जाता है। डीकम्पोजर्स मेनली क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे मोटे, जिसके एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया और फंगाई। ठीक है, फंगाई बोलते हैं, फंजी बोलते हैं, ऐसे फंगाई, भंगी। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम है उसके 2 टाइप्स होते हैं, नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर फिर 2 चीज़ें आ जाएंगी, टेरेस्ट्रियल मीन्स जो लैंड बेस है, जैसे हम रहते हैं यहाँ पे, और एक्वेटिक मतलब जो पानी वाला है। टेरेस्ट्रियल के एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, डेजर्ट भी है भाई, फॉरेस्ट वाला इलाका भी हो सकता है, और माउंटेन वाला इलाका भी, वो सब किसके अंडर में आएगा, टेरेस्ट्रियल के। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नेचुरल क्यों बोला, इसलिए बोला कि वहाँ पे आप तो जा रहे नहीं हो पेड़ लगाने के लिए, या आप पानी देने जा रहे हो रोज, वो क्या है, चीज़ें नेचर से खुद अपने आप बैलेंस, जब बारिश होंगी वो उस पानी को यूज़ कर लेंगे, उस तरीके से वहाँ पे चलती है ना। डेली तुम करने तो नहीं जाते कोई वहाँ पे काम, वहाँ पे अपना आप जो है साइकिल बनी हुई है। उसके बाद एक्वेटिक, जैसे रिवर है, पॉन्ड है, सी है, वहाँ पे भी सब चीज़ें क्या चलती रहती हैं, नेचुरली चलती रहती हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होगा, जो मैन मेड है। आर्टिफिशियल जहाँ भी आ जाए समझ जाओ मैन मेड, जैसे कि एक्वेरियम, जो फिश वाला एक्वेरियम में होता है, जहाँ भी आर्टिफिशियल वर्ड आ जाए उसका मतलब समझ जाओ कि जो इंसानों का बनाया हुआ है, मैन मेड है। सबसे पहले बात करते हैं, एग्जांपल देख लो इसका, एक्वेरियम। एक्वेरियम जो फिश वाले एक्वेरियम देखे होंगे आपने, 100 पीस की तरह रखे जाते हैं, 100 केस में लगाए जाते हैं, जो स्कूल में भी है आपके टाइप्स में। उसमें क्या होता है कि मछली वछली सी डाल देते हैं बाहर से पानी का वो बना के, लेकिन उसमें क्या दिक्कत आती है कि उसमें ना मछली मर जाती हैं। क्यों मर जाती है? अगर आप उसकी सफाई ना करो टाइम पे। ठीक है, देख रेख रखनी पड़ती है। आर्टिफिशियल में क्या होगा, मैन मेड इसलिए बोला जाता है कि बनाया भी मैन ने है, और उसको मेंटेन करके रखने का भी काम किसका है, इंसान का है। उसमें तुमने मछली तो डाल दी, लेकिन उसमें धीरे धीरे क्या होगा, टॉक्सिक सब्सटेंस जब बढ़ेंगे तो वो मछली के लिए खतरनाक है जो होंगी उसमें, तो क्या होगा, हमें उसकी सफाई करते रहनी पड़ेगी, या कुछ ऐसी चीज़ें डालनी पड़ेगी उसके अंदर जो डिकम्पोज करने का काम कर दें, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस निकल रहे हैं उन सब चीज़ों को। ठीक है, और हम सब किसान वाली बैकग्राउंड से आते हैं, खेती किसानी वाली से, तो जो एक क्रॉप फील्ड होती है ये भी किसके अंडर आती है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंडर में। क्यों आर्टिफिशियल? क्यों, आप जो भी चाहो क्रॉप ग्रो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद गार्डन, पार्क्स, ये सब जो मेंटेन करने वाली सारी चीज़ें किसके अंडर में आएंगी, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद बात करते हैं फूड चेन। फूड चेन नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो एक चैन बनी हुई है खाने की। जैसे कि प्लांट्स हैं, उनको कौन खाएंगे, ग्रास ओफर ने खा लिया सपोज, ठीक है, उसको फ्रॉग ने खा लिया,
फ्रॉग को किसने, स्नेक ने, स्नेक को किसने खा लिया, उससे बड़े नहीं कर, मतलब उससे जो बड़े बड़े होते जाते हैं जो उसको खाते चले जाते हैं। तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसमें कुछ है नहीं इतना। एक्वेटिक का ये बस इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एक तो टेरेस्ट्रियल वाला और एक एक्वेटिक के, दोनों का कम से कम एक एक एग्जाम्पल पता होना चाहिए। खास तौर से ये टेरेस्ट्रियल वाला तो सबको पता रहता है, लैंड बेस्ड फूड चेन का। एक्वेटिक वाला जो वाटर बेस्ड है, इसका एग्जाम्पल लोगों को याद नहीं रहता, बच्चों को पता नहीं रहता, इससे ज़रूर पढ़ लेना। सबसे पहले बात करते हैं फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं। छोटे मोटे जो घास फूस टाइप की चीज़ें जो पानी के अंदर पाई जाती हैं, जैसे कार्टून वगैरह कुछ देखा हो कि वे घास सी लहर रही हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं जू प्लैंक्टन, जो उन पे छोटे मोटे कीड़े टाइप होते हैं जो इन घास फूस को वहाँ पे खाते हैं। उसके बाद छोटी मोटी मछली आएंगी, फिर बड़ी मछली आएंगी, हो सकता है उससे भी बड़ी मछली आ जाए, कुछ व्हेल वगैरह आ जाए, वो खा जाए इन सबको, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ मुझे, क्या तुम रोज़ सारी सेम चीज़ें खाते हो? नहीं खाते। या जिद है ऐसी कि मैं तो वही खाऊंगा, नहीं तो खाने का नहीं, ऐसे जिद चल तो सकती नहीं है। तो क्या होता है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ऐसे ही जो फूड चेन है, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। जरूरी थोड़ी है कि प्लांट को बस ग्रास होकर ही खाएगा, हिरन भी खा सकता है, गाय भी खा सकती है, कोई भी खा सकता है। तो क्या होगा, ऐसे ही फूड वेब किसको बोलते हैं, जो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं हमारे पास फूड चेन के अंदर, ठीक है। इसको ये नहीं खा के ये भी खा सकता है। भाई फ्रॉग जरूरी है ग्रास होपर को खाए? चूहा भी खा सकता है, ऐसे तो खा लेगा। फ्रॉग को जरूरी है स्नेक खाए, डायरेक्ट हो सके ईगल आके खा जाए, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आई? तो ये क्या होता है कि ये जो ऑप्शन अवेलेबल है, इसी को क्या बोलते हैं, फूड वेब। वेब का मतलब क्या होता है, जाल, जंजाल पूरा। जितने भी सारे ऑप्शन हैं वो किसके अंदर में आ जाएंगे, फूड वेब के अंदर आ जाते हैं, कि जो जो ऑप्शन उनके पास अवेलेबल होते हैं, हमारे पास भी, ठीक है। कि आज मैं दाल नहीं खा रहा, आज पनीर खाऊंगा, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है जो इस चैप्टर में यहाँ तक आके, वो है 10% एनर्जी ट्रांसफर लो। इसे पढ़ने के लिए तुम्हें पहले ट्रॉफिक लेवल्स को जानना पड़ेगा, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल्स क्या होती हैं? ट्रॉफिक लेवल्स कुछ नहीं है, जो फूड चेन का लेवल है ना, कि इसके बाद ये खाएगा, इसी को ही ट्रॉफिक लेवल्स बोला जाता है। जैसे कि सबसे पहले क्या होते हैं, प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स। प्लांट्स को कौन खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर, और टर्सरी के बाद में कौन आते हैं, क्वाटरनरी। क्वाटरनरी मीन्स जो टर्सरी को भी खाएंगे। मान लो कोई ये हो गया, क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, ये टर्सरी हो गया, ये क्या हो गया, क्वाटरनरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है। और ये जो ट्राइंगल बनाने का एक मेन पर्पज़ ये है कि जो जब तुम इस फ्लो को समझोगे ना, तब मैं बताऊंगा कि ट्राइंगल बनाने का यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था, कि ट्राइंगल ही क्यों बनाते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स को दिखाने के लिए ट्राइंगल का यूज़ क्यों करा जाता है। उसके लिए पहले तुम्हें 10% एनर्जी ट्रांसफर लो पढ़ना पड़ेगा। नाम से ही पता चल रहा होगा कि सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी। इसको दिया था लिंडेमान ने, ठीक है, 1942 में। सबसे पहले देखो, एक एग्जाम्पल के समझो, मान लो प्लांट्स हैं, ठीक है। प्लांट्स क्या करेंगे, प्लांट्स ने एनर्जी ली, कहाँ से ली, सन से लेगा, ठीक है। ये खाना बनाया उसने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, और उसके पास 1 लाख किलो जूल एनर्जी है, ठीक है। तो जो ग्रास होपर होगा उसके पास जो जाएगी, सिर्फ यहाँ से 10% एनर्जी जाती है। ऐसा इन साइंटिस्ट ने हमें बताया था, और सिर्फ बताया नहीं, प्रैक्टिकली उसको प्रूव करके भी दिखाया उन्होंने। उसके बाद जो अगला होगा, ग्रास ओवर से फ्रॉग पे जाएगी, फिर 10% जाएगी। मान लो यहाँ 1 लाख से 10,000 किलो जूल एनर्जी रह गई, सिर्फ कितनी रह जाएगी उसका 10%, 1,000 किलो जूल। फिर फ्रॉग से स्नेक के पास जाएंगे तो और भी बस 10% बच जाएगी। स्नेक से ईगल पे जाएंगे तो और 10% बच जाएगी, लास्ट में 10 किलो जूल बचेगी। बात समझ में आई? तो जैसे 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 फूड चेन में आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए नैरो होता चला जाता है कि एनर्जी क्या होती है, कम होती चली जाती है, ठीक है। इसलिए ट्राइंगल शेप में बनाया जाता है और नीचे से ऊपर की तरफ करा जाता है कि इनके पास मैक्सिमम एनर्जी होती है, फिर इनके पास उससे कम, इसके पास उससे कम, इसके पास उससे कम। बात समझ में आई? ठीक है। इसीलिए जो फूड चेन होती है वो ज़्यादा लंबी नहीं खिंच सकती, 7-8 तक नहीं जाती, 4-5 लेवल तक ही जाती है मैक्सिमम, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि तुम्हारे दिमाग में अभी 10% बसा हुआ है सबके, कि 10% ट्रांसफ़र होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया कि भैया ग्रीन प्लांट्स कितनी एनर्जी कैप्चर करते हैं सनलाइट से, तो तुम वहाँ पे ये मत समझ लेना कि सनलाइट से जो ग्रीन प्लांट पे वहाँ भी 10% होती है, नहीं, सिर्फ 1% सिर्फ कैप्चर करेंगे और उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इस बात को खास तौर से ध्यान रखना, एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे आप अलग आगे की ट्रॉफिक लेवल पे जाएंगे, गंदगी का बढ़ना। गंदगी कैसे बढ़ती है, सपोज फाइटोप्लैंक्टन मतलब जो मैंने बताए थे तुम्हें, पानी वाले जो पौधे हैं, उन पे कुछ गंदगी तो होगी पानी में भी। क्या पानी पूरा साफ होता है? नहीं, कुछ गंदगी होगी,
ठीक है। उसके बाद उसको जू प्लैंकटन ने खा लिया, छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं, तो उन्होंने उसको खाया, तो उस कुछ गंदगी होगी। क्यों भाई गंदगी क्यों होगी? आपने खाया है कोई भी चीज़ें, तो आपकी बॉडी में भी तो वेस्ट बनते हैं। अब इसको किसी छोटी मछली ने खा लिया तो उसके अंदर क्या होगा, टॉक्सिन सब्सटेंस और ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है। उसके बाद उसको फिशरमैन मछुआरे ने पकड़ लिया, ठीक है। जब उसने पकड़ा होगा तो वो भी ऐसी साफ़ सफाई से तो पकड़ते नहीं, टोकरियों में डाल देते हैं गंदगी, पूरी गंदगी से फिर वो मार्केट में जाएगी तब वो बनेगी, ठीक है। तो क्या होता है, अलग अलग लेवल पे जो इनके अंदर गंदगी है वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है। उसको यहाँ पे जो आप रिप्रेजेंट करते हैं वो पीपीएम से करते हैं, पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। मान लो कोई चीज़ यहाँ पे 3 पीपीएम थी, वो बढ़ के 8 हो गई, फिर 220 हो गई, ये गंदगी का लेवल है कि टॉक्सिन सब्सटेंस इतने बढ़ गए। अब ये टॉक्सिन सब्सटेंस होते क्या है, ये ज़्यादातर नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इसका मतलब क्या हो, ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाती, वो किस में आ जाते हैं, टॉक्सिन सब्सटेंस में आ जाते हैं। ये फिर बढ़ते चले जाते हैं तो हमें हार्मफुल रहते हैं हमारे लिए, हमें मतलब नुकसान देते हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। एक चीज़ जो मेन है ध्यान देने की, वो है ये दोनों बिल्कुल उल्टे चलते हैं। उल्टे क्यों चलते हैं? एनर्जी ट्रांसफर लॉ में जैसे जैसे आप ट्रॉपिक लेवल में आगे बढ़ोगे एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और बायो मैग्निफिकेशन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे गंदगी क्या होगी, टॉक्सिन सब्सटेंस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, ठीक है। इनमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। हाउ डू अवर एक्टिविटीज अफेक्ट द इन्वायरमेंट, मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं, मान लो इंसान तरक्की कर रहा है तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो होंगे उसके, पेड़ों को काट रहा है अपने फर्नीचर के लिए कुछ भी, तो क्या क्या इफेक्ट है। सबसे बड़ा जो इफेक्ट है, अभी पेड़ों की बात नहीं कर रहे, अभी हम इन्वायरमेंट की वैसे बात कर रहे हैं, वो है ओजोन लेयर पे जो फ़र्क पड़ रहा है। ओजोन लेयर क्या है, एक लेयर बनी हुई है जो हमारे पास तक जो हार्मफुल रेज आती हैं सन की, यूवी रेज, उनको आने से रोकती है, ठीक है। कैसे बनी हुई है वो मैं आगे बताऊंगा, पहले सुन लो कि ओजोन लेयर के सबसे बड़ा रीजन क्या है। ओजोन लेयर के जो डिप्लीशन का सबसे बड़ा रीजन है, उसमें जो छेद होने का सबसे बड़ा कारण है, वो है CFCs, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का निकलना, जो कहाँ से रिलीज़ होते हैं सबसे ज़्यादा, एसीज में। एसी जब चलाते हैं एसी से निकलते हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह। हालांकि एक मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने ऐसा दिया था स्टेटमेंट कि जो रेफ्रिजरेटर वगैरह की कंपनी है, सबको क्या है, ऐसे रेफ्रिजरेटर बनाने हैं जो CFC का एमिशन ना हो जिनमें से, ठीक है, ठीक है। लेकिन उससे भी ज़्यादा एसी फ़र्क डालती है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसी टेक्नोलॉजी आ पाए कि ना हो एमिशन, लेकिन अभी तो होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो नुकसान करता है हमारी ओजोन लेयर को, उसमें छेद करता है, जिसकी वजह से यूवी रेज ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे आ पाती हैं और वो नुकसान देती हैं। कौन कौन सी गैस हैं जो इसके अंदर में आती हैं जो हार्म करती है, मेनली कम से कम 3-4 गैस के नाम आपको पता होने चाहिए। कौन कौन सी हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ठीक है, नाम याद रखना। उसके बाद साइड इफ़ेक्ट क्या है जो यूवी रेज आ रही है। आजकल तुमने देखा होगा कि क्रीम लगाते हैं कि सनस्क्रीन लगा लो इतने SPF की, इतने उसकी, तो ये क्या है, पहले थोड़ी थी ये वाली प्रॉब्लम। पहले देखा होगा, पहले इंसान जो गांव में रहने वाले है वो गोरा है, खेत में काम कर रहा है तो भी उसका रंग गोरा ही है, और अभी मैं तो तुम्हें गोरा दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं धूप में 2-4 दिन को काम कर लूँ तो काला हो जाऊँगा। क्या है इसका रीज़न? वैसे नहीं है, इसका रीज़न है यूवी रेज वगैरह जो आती हैं, इसकी वजह से हमारी क्या है, सनबर्न्स होता है, और जो लगातार लॉन्ग टाइम में इससे क्या होता है, स्किन कैंसर होता है, कैटरैक्ट, जो आंखों की आई साइड की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रही है, उसका एक रीज़न यूवी रेज भी है आज के टाइम में, ठीक है। और हमारी इम्यूनिटी भी वीक हो गई है, इम्यूनिटी भी वीक हो गई है, वरना पहले के टाइम में कौन ग्लूकोन डी पिला रहा था किसी को, तो ग्लूकोन डी पी लो, कुछ नहीं था। अब इम्यूनिटी वीक हो गई है उसकी वजह से। और क्रॉप की प्रोडक्टिविटी पे भी फर्क पड़ता है, फसलों को ज़्यादा पानी चाहिए ये, ठीक है। और मेरीन लाइफ, मतलब जो एक्वेटिक एनिमल है, इनकी लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। भैया हम तो अंदर हो गए, इसी में आके बैठ गए, वे तो खुले में ही है बेचारे, वे तो सब चीज़ों का सामना खुले में ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट है, पता होने चाहिए 3-4 साइड इफ़ेक्ट तुम्हें मिनिमम। उसके बाद ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो फॉर्मेशन के लिए क्या है कि जो ऑक्सीजन होती है हमारी मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती है, O के 2 एटम होंगे, ऑक्सीजन बनाते हैं, O2, इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है। ये क्या होता है, जब ये जो ऑक्सीजन है, ये जहाँ पे ज़्यादा पेड़ वगैरह होंगे वहाँ से जो बचती रहती है, वो धीरे 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 ऊपर की लेयर में जाती रहती है, और कुछ जो है जाके कहाँ पे पहुँच जाती है, ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, वहाँ तक, उस लेयर तक पहुँच जाती है थोड़े समय के बाद। उसके बाद क्या होता है कि जो जब सन की रेज आती हैं, यूवी रेज आके इससे टकराएंगी या जो भी होगा, तो क्या होगा, ये टूट जाती है अलग अलग हिस्सों में, एटम की फॉर्म में टूट जाती हैं। जो कुछ स्ट्रॉन्ग होगी वो नहीं टूट पाएगी, या कुछ टूट जाएगी, कुछ नहीं टूटेगी। तो क्या होगा फिर, ये जो टूटे हुए एटम होते हैं ऑक्सीजन के, ये
मतलब O के जो एटम होंगे ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर क्या बना देते हैं O3, जिसको ओजोन बोलते हैं। एक तरीके से क्या काम करेगा, गार्ड का काम करती है ऊपर, ठीक है, इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, रोकने का काम करते हैं यूवी रेज को, ठीक है, बात समझ में आई? यही ऐसे ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, काफ़ी क्वेश्चन ओजोन लेयर से या इस सब से पूछे जाते हैं, मैनेजमेंट से। उसके बाद मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, जो भी हम गंदगी सब कर रहे हैं उसको कैसे मैनेजमेंट होता है भैया, दो तरीके हैं। एक तो है पहला बायोडिग्रेडेबल, दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल, दो तरह के वेस्ट हैं। बायोडिग्रेडेबल नाम से ही पता चल रहा होगा, जो कि एक टाइम के बाद आके क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। जैसे कि लकड़ी है, पेपर है, फ्रूट्स वेजिटेबल के इनके छिलके हो गए, ये सब चीज़ें क्या होती है एक टाइम के बाद आने के बाद क्या हो जाएंगी, खुद ही मिट्टी की हैं, मिट्टी में मिल जाती हैं। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, जैसे मेटल के कैंस है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह के, प्लास्टिक कंटेनर हैं, केमिकल हैं, पेंट हैं और ग्लास बोतल वगैरह, ये भाई नहीं हो पाते, या कुछ इनमें से चीज़ें हो भी जाएँ थोड़ा बहुत तो लाखों करोड़ों साल लगते हैं, एक तरीके से इम्पॉसिबल वाली कैटेगरी में डाल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। मान लो तुमने कोई गंदगी प्लास्टिक ऐसे ही फेंक दी, खेत में फेंक दी, अब निकाल एक चीज़ निकाल तो नहीं पाओगे, वो क्या करते हैं वहाँ की प्रोडक्टिविटी को भी कम करती है, जो ठीक है प्रोडक्शन को कम करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या मैनेजमेंट है जिनसे इन चीज़ों को हम कम कर सकते हैं, कुछ कम तो नहीं कर सकते, इनका अच्छे से मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं भैया। एक तो होता है लैंडफिल्स, देखा होगा जैसे वो काजीपुर वाले रास्ते पे देखा है ना तुमने, कूड़े का वहाँ पे बड़ा ढेर है, दिल्ली में है, पहाड़ बना रखे हैं, वहाँ क्या होता है पहले तो एक तो गड्ढा खोदेंगे गहराई से, उसमें कूड़े के ढेर लगाते चले जाएंगे, उसके ऊपर फिर मिट्टी डालते रहते हैं, लेयर 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 बना रहते हैं। तो उसमें जो डिकम्पोज होने वाला कूड़ा है वो डिकम्पोज हो जाता है, जैसे वेजिटेबल पील्स वगैरह, जो ऐसा है ना, जो बायोडिग्रेडेबल वाला वेस्ट है वो क्या होगा, एक टाइम के आने के बाद वो हो जाएगा। और बाकी जो नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होता है उसमें, क्योंकि कूड़ा ऐसे छांट कर तो जा नहीं रहा घर से इतना, तो वो भी क्या होता है कि अगर डिकम्पोज ना भी हो तो कम से कम एक जगह पड़ा हुआ है साइड में, है ना, रिसाइकलिंग हो जाती है कुछ मेटल कैंस वगैरह की या प्लास्टिक कंटेनर्स की, जब तक भी पॉसिबल है उनकी क्या हो जाती है, रिसाइकलिंग हो जाती है। उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट तुम पढ़ते आ रहे हो कि पानी का ट्रीटमेंट होता है, उसमें अलग अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसे कोई सेडिमेंटेशन ही वो फिर क्लोरीन वगैरह डाल के वो दोबारा यूजेबल हो जाता है, उसे फिर रिवर में छोड़ दिया जाता है। फिर है प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता था, पहले गाँवों में ही ऐसे गड्ढे वगैरह खोद के जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो उसमें दाब दिया जाता था, और उसे मिट्टी दाब देते थे, उसमें क्या होता था, उससे फर्टिलिटी बढ़ती थी सॉइल की, ठीक है। अब तो ऐसा तो रहा नहीं, ओपन कूड़ी वगैरह गोबर की रहती हैं, गोबर है उसके साथ थोड़े बहुत कागज़ घर के कूड़े छिलके पिलके जाते हैं, हालांकि उसमें हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी डाल देते हैं, जो कि नहीं डालना चाहिए। वो सब क्या है, खेत में चला जाएगा, कूड़ी में पड़ा रहेगा इकट्ठा, और बाद में उसे खेत में यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है वो चीज़ें यूज़ हो जाती हैं खेत में, है ना। और इसी का ही एक एग्जांपल मैं बता रहा था तुम्हें, जैसे कि वो शुगर केन का जो वेस्ट है, जो हम जैसे चीनी वगैरह बनती है जब गन्ने की प्रोसेस में, उसका जो वेस्ट है जिसे क्या बोलते हैं, क्या बता रहे थे, गंधक पोटास ना, वो राखी 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 जो है वो भी खेतों में गिरी जाती है, एक तरह का वेस्ट है, वो भी क्या करता है, वो भी उसकी फर्टिलिटी बढ़ाता है खेत, ठीक है। क्यों बढ़ाता है, क्योंकि वो उसी चीज़ से मिलके बना हुआ है, और तो ज़मीन में दोबारा मिलेगा तो फर्टिलिटी बढ़ाएगा। एक होता है, तुमने विदेशों में देखा होगा कि जो वहाँ पे आदमी की मरने के बाद बॉडी वगैरह है क्या है, आग से जलाई जाती है, इलेक्ट्रिक वाली से या कुछ ऐसे, ये उसी तरह की प्रोसेस है थोड़ी सी। इसमें क्या होता है, जो कुछ ऐसा वेस्ट है खतरनाक वाला, उसको क्या करेंगे, एक बंद जगह में या अलग तरीके से एक टेम्परेचर पे उसको जला के ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है, बात समझ में आई। जैसे कि ये बैटरी वगैरह है फ़ोन की, ये फट जाती हैं, ये तो अगर पहले होती थी ना अलग, तो ये फटने का खतरा है, तो वो ऐसी जगह पे उनका वो होता है ट्रीटमेंट, ठीक है। खुले में रहेंगी तो नुकसान देगी। अब एक चीज़ समझो यहाँ पे, जो ये डिस्पोजेबल कप्स, ये एनसीईआरटी का ही टॉपिक है तुम्हारा। पहले क्या करते थे कि प्लास्टिक वाले कप ही ज़्यादातर चलते थे, उन्हें क्यों बैन करा, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, इजीली डिकम्पोज नहीं हो सकती। अब पेपर कप चलते हैं जो कि काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन हमने अपनी मतलब मान लो मन की खुशी के लिए कुछ भी, क्या कुल्हड़ का जब से वो हुआ है यूज़ स्टार्ट हो गया ज़्यादा फिर से। अब कुल्हड़ क्या होता है, कुल्हड़ की चाय पसंद है, कुल्हड़ पिज़्ज़ा पसंद है लोग को, ठीक है। तो उससे क्या है कि इनके नुकसान क्या है, डीमेरिट्स क्या है, इससे क्वेश्चन आ जाता है कि जो कुल्हड़ बन रहा है वो कैसे बन रहा है, ऊपर की मिट्टी से ही बना रहे हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि गड्ढे खोद रखे हैं 10-10 फीट के 20-20 फीट के, वहाँ से मिट्टी लेके तब बना रहे हैं। तो जो इसमें है ज़्यादातर टॉप फर्टाइल सॉइल है जो हमारी, है ना, उपजाऊ मिट्टी है जो, उसका नुकसान होता है।
इसलिए इनका भी यूज़ कम करना चाहिए, या यूज़ भी कर रहे हो तो फिर ये मिला देने चाहिए वापस किसी भी तरीके से। हालांकि कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम यूज़ करो कूलर, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आएंगे, एक तो ट्रॉफिक लेवल से क्वेश्चन आ जाएगा कि इनको सीक्वेंस में लगा दो, या सनलाइट कौन से नंबर पर आएगी वो कैसे, या फूड चेन का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। हाँ, ये ऊपर वाला क्वेश्चन था कि अगर हम किसी भी एक ट्रॉफिक लेवल के सारे ऑर्गेनिज्म मार दें तो क्या होगा। तो भैया क्या होगा, दूसरे वालों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। मान लो स्नेक है, ईगल है ही नहीं, ईगल ख़त्म हो गई, स्नेक तक क्रॉसेज है, स्नेक बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। या सिर्फ ये ख़त्म कर दें, शेर चीते जो बचे हुए भी हैं जो ये खा लेते हैं बाकी जानवरों को, तो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये एक बैलेंस बना हुआ है, इसे आप अगर ख़त्म करने की कोशिश करोगे ना तो ये फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी और दूसरों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं सिमिलर से कि कार्निवोरस ख़त्म कर दिया क्या होगा, हर्बीवोरस, एक बार देख लेना। उसके बाद 10% लो इम्पोर्टेंट है, सीधा लो पूछेंगे या इससे न्यूमेरिकल दे देंगे छोटा मोटा 1-2 नंबर का। ओजोन लेयर का तो ज़रूरी आएगा क्वेश्चन जहाँ तक है कि डिप्लीशन के रीजन बता दो, कौन कौन सा डिप्लीशन हो रहा है, या ओजोन लेयर फॉर्म कैसे होती है। ये 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। और लास्ट में वेस्ट मैनेजमेंट से तो ज़्यादातर कुल्हड़ पे क्वेश्चन आएगा या इनसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कर लेना, बाकी मैं PDF डालूंगा, उसे ज़रूर कर लेना। थैंक यू।